Good morning, students. Today we will start our next chapter 5.2 Organizational Structure. In last video we discussed about meaning of organizing, its importance and its type. You know what is organizing? Organizing means translate the plan into action. Today we will discuss organizational structure. स्ट्रक्चर लाइक ए स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी में एक स्केलेटन होता है वैसे ही जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या होता है? इट इज़ ए फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें परफॉर्म किया जाता है। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होगा, जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जो फंक्शंस होते हैं लाइक परचेज, सेल, उन सबको किस में किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो हमें रिलेशन के बारे में बताता है। इट स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है किस पर्सन ने क्या काम करना है, किस रिसोर्स की हेल्प से। रिसोर्सेज के बारे में आपको पता ही है, कौन कौन से होते हैं? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, जो भी हो गया। ठीक है, तो कौन सा पर्सन किस वर्क को किस रिसोर्स की हेल्प से करेगा, ये कौन बताता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और एक वर्ड होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से मैनेज कर सकता है। एक सुपीरियर अपने नीचे कितने सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से मैनेज कर सकता है, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जनरली 5 to 6 सबॉर्डिनेट्स की हम बात करते हैं। मतलब एक जो मैनेजर है, एक जो सुपीरियर है, वो अपने नीचे 5 से 6 लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैसा है वो डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। यानी कि जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करता है? शेप देता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। कि कितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, कितने लोगों के नीचे कितने लोग काम करेंगे, वो डिपेंड करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैसा है। और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो क्लियर कर देता है who is reporting to whom, who is या who will भी कह सकते हो, who will reporting to whom, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको फीडबैक देगा, ये कौन बताता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एक नेटवर्क है किसका? जॉब पोजीशन का, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एट डिफरेंट लेवल। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आपको पता ही है, हमने किया था 1.3 में। कौन कौन से? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो कौन से लेवल पर किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बताता है कौन? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आया समझ में मीनिंग? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। ये रिलेशन बताता है कि कौन सा पर्सन कौन से काम को करेगा, किस रिसोर्स की हेल्प से।
और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को शेप देता है और ये इम्पोर्टेंट है 1 मार्क के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आ जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? तो एक सुपीरियर अपने नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जनरली 5 to 6 होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर कर देता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन से लेवल पे किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ organizational structure. There are 2 types. First, functional organizational structure, and the second is divisional organizational structure. ओके, आज हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन on the basis of functions। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, लाइक परचेज, प्रोडक्शन, सेल, लोगों को अपॉइंट करना, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं इन फंक्शंस के बेस पे। मतलब हर फंक्शन का हम क्या कर देते हैं, एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। यानी कि जॉब्स को ग्रुप करेंगे हम फंक्शन के बेस पे। लाइक जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, लाइक प्रोडक्शन करना हो गया, क्वालिटी को मेंटेन करके चलना, प्रोसेसिंग होगी, तो वो सब किस में आ जाएगा, प्रोडक्शन में। अब ये देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं। +1 में आप लोगों ने पढ़ा ही है, जो भी एक कंपनी की कैपिटल होती है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है और ईच पार्ट क्या कहलाता है, शेयर होता है। और जिसके पास शेयर्स होते हैं वो कौन होता है, शेयर होल्डर, और यही कंपनी के ओनर भी होते हैं। अब सभी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कंपनी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं जो कंपनी को मैनेज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है जनरल मैनेजर। ये तीनों ही किस पे आ रहे हैं, टॉप लेवल में आ रहे हैं। तो टॉप लेवल में आ गया, लेवल कितने होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। अब हमने जब बात कर रहे हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस लाइक परचेज। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। परचेज डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। हर फंक्शन का हम क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट बना देते हैं और हर डिपार्टमेंट का हम एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट का हम क्या करते हैं, एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर मिडल में आगे, ये फिर आगे क्या कर लेते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, सुपरवाइजर्स हो गए, फॉरमैन हो गए, लोअर लेवल। ठीक है, तो
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, परचेज, प्रोडक्शन, तो हम इस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं और डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, और हर डिपार्टमेंट का एक एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं। वो मैनेजर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी उन्हीं को मैनेज करेगा। कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी को मैनेज करेगा, परचेज डिपार्टमेंट वाला परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज करेगा। अब हम बात करते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हम लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क किया था 2.1 में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? पूरे के पूरे टास्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना और ईच पार्ट, ईच इंडिविजुअल को उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग असाइन कर देना। और जब एक पर्सन एक ही काम को बार बार करेगा तो क्या आ जाता है? स्पेशलाइजेशन। फिर हमने 5.1 में किया कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड है। ठीक है, अभी हमने बात की कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं फंक्शन के बेस पे। मतलब हम हर फंक्शन का एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखेगा। अब जब वो सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देख रहा है, यानी कि वो एक ही काम को बार बार कर रहा है, उसका स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, वो अपने उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है किससे? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। किससे? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। ओके, अब आता है पॉइंट सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। अब ये देखो, क्योंकि इन सबको पता है कि हमारा जो वर्क है वो दूसरे पर डिपेंड करता है, कि सेल डिपार्टमेंट का काम है सेल करना। अब जो इसका वर्क है वो किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन वाले पे। जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करके नहीं देगा, गुड्स को मैन्युफैक्चर करके नहीं देगा, तब तक क्या सेल वाला सेल कर सकता है? नहीं कर सकता ना। प्रोडक्शन वाले को ये पता है जब तक परचेज वाला मुझे रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं देगा तब तक मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इनको ये पता है कि हमारा सबका काम, और परचेज वाले का किस पे डिपेंड है? फाइनेंस वाले पे। जब तक फाइनेंस वाला फाइनेंस नहीं देगा, परचेज वाला परचेज कैसे करेगा? तो जब सबका काम एक दूसरे पर डिपेंड होता है तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि हर कोई अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट भी होता है, तो कोऑर्डिनेशन बनाना इजी हो जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारा काम दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट रिड्यूसिंग मैनर, मतलब मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट करना। अब जब एक पर्सन फर्स्ट टाइम किसी काम को करेगा तो क्या इनपुट तो ज़्यादा लगेंगे और आउटपुट कम आएगा, क्योंकि उसे भी काम करना आता नहीं। जैसे जैसे बार बार वो एक ही काम को करेगा तो वो कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा,
मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि वेस्टेज कम होएगी, वेस्टेज कम हो रही है मतलब हमारी कॉस्ट कम हो रही है। इट मीन्स कि जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, मतलब एक काम ओवरलैपिंग नहीं होती, एक काम बार बार नहीं होता, क्योंकि बता दिया परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करेगा, परचेज डिपार्टमेंट वाला परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करेगा। अब ये तो नहीं ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला सेल करने लग जाए, प्रोडक्ट की पैकिंग करने लग जाए, नहीं ना। प्रोडक्शन वाले का काम क्या है, सिर्फ प्रोडक्शन करना। परचेज वाले का काम क्या है, सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करना, उसका स्टॉक रखना। उसका काम ये नहीं है कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा या अकाउंट्स बनाएगा, सबका वर्क डिवाइड कर दिया जाता है, तो ओवरलैपिंग नहीं होती, एक काम एक ही बार होता है। फिर आता है ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड, ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करेगा। अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ही सिखानी है। जब हमें उसे एक ही एक्टिविटी सिखानी है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, हमें उसे एक पर्टिकुलर वर्क सिखाना है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग देना इजी हो जाता है, उसे काम सिखाना इजी हो जाता है। और फिर आता है लास्ट 6 पॉइंट हमारा, इक्वल वेटेज टू ऑल डिपार्टमेंट्स, इक्वल वेटेज टू ऑल डिपार्टमेंट्स, मतलब जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है तो हर डिपार्टमेंट को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, कि ये नहीं हम प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हैं, बाकियों को हमने देखा ही नहीं। अगर हमने सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस किया, हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, बिक ही नहीं रहा, कोई फ़ायदा है बनाने का? नहीं है ना। या फिर हम सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट पर फोकस कर रहे हैं कि हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, देखा ही नहीं कि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, सेल वाला सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई फ़ायदा नहीं ना। तो इसीलिए जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें हम हर डिपार्टमेंट को इक्वल वेटेज देते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे से वर्क करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। ओके, उसके बाद बात आती है डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कुछ बेनिफिट्स हैं, लाइक स्पेशलाइजेशन हो रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग दी जा रही है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फर्स्ट, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि देखो हमने कहा डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो क्या चाहेगा कि मैं प्रोडक्शन करूं, बेटर क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस करूं, चाहे कितनी मर्जी कॉस्ट लग जाए, ये अपने ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देगा। परचेज वाला सिर्फ रॉ मटेरियल पर ध्यान देता है कि मुझे बेचना है। मार्केटिंग वाला सिर्फ सेल करने पर ध्यान देता है कि मेरी सेल मैक्सिमम होनी चाहिए, चाहे तो फिर वो एडवर्टीजमेंट करे चाहे सेल प्रमोशन करे।
अब इन चीज़ों से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो हर कोई अपने अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को तो भूल ही जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। मतलब अब ये देखो, प्रोडक्शन का जो मैनेजर है, उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना तो इजी हो जाता है, लेकिन दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थर्ड आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कि क्या होता है कन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये देखो, प्रोडक्शन वाले को फाइनेंस चाहिए, परचेज वाले को फाइनेंस चाहिए, मार्केटिंग वाले को फाइनेंस चाहिए। तो प्रोडक्शन वाला कहता है मुझे ज़्यादा फाइनेंस दो, परचेज वाला कहता है मुझे ज़्यादा फाइनेंस दो, मार्केटिंग वाला कहता है मुझे ज़्यादा फाइनेंस दो। तो हर डिपार्टमेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं, जिससे क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो जाती है। लास्ट फोर्थ पॉइंट है हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। अब ये देखो, हमने ये बोला कि डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो जो मैनेजर अपॉइंट किया गया है वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, तो उसे अदर डिपार्टमेंट्स की नॉलेज नहीं होती, उसे सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होती है। मतलब ये देखो, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है, उसको मार्केटिंग का कुछ नहीं पता होगा। फिर बाय चांस कि यहाँ पर एक एम्प्लॉई एब्सेंट हो गया, तो हम ये सोचे कि यहाँ से उठाकर यहाँ पर उसको रख दिया जाए, मतलब यहाँ से उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, तो मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन वाले का काम कर लेगा। नहीं, ऐसा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें हम उसे एक ही फील्ड की नॉलेज देते हैं, एक ही फंक्शन की नॉलेज देते हैं, तो उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तभी फॉलो किया जाता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ही प्रोडक्ट बनाया जाए। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस टाइम हम कौन सा फॉलो करते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आया समझ? क्या बताया? सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग किया कि एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। ये बताता है कौन से लोग किस काम को कौन से रिसोर्स की हेल्प से करेंगे, और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है जो कि शेप देता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। उसके बाद हमने किया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं हम फंक्शंस के बेस पे। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, हम एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं, और हर डिपार्टमेंट का हम एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं। जब एक पर्सन एक ही काम को बार बार करता है तो क्या मिल जाता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है, और इंट्रा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बनाना इजी हो जाता है। इंट्रा का मतलब होता है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बनाना इजी हो जाता है। ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। जब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो हम बिटवीन द डिपार्टमेंट की बात करेंगे। हम किसकी बात करते हैं, बिटवीन द डिपार्टमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट एक ही डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना इजी हो जाता है। और जब एक ही पर्सन एक काम को बार बार करता है तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, ओवरलैपिंग नहीं होती, एक ही फील्ड की नॉलेज देनी होती है तो ट्रेनिंग देना काफ़ी इजी हो जाता है, और सभी फंक्शंस को, सभी एक्टिविटीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट पर तो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और दूसरे डिपार्टमेंट पर कम, ऐसा नहीं होता। उसके बाद हमने की डिसएडवांटेज कि ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल को तो हम भूल ही जाते हैं, हम मतलब जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। और ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि दो
डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हर डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो हर कोई मैक्सिमम रिसोर्सेज की डिमांड करता है और हर किसी का अपने ही फील्ड में स्पेशलाइजेशन आ जाता है, तो उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वहाँ पे स्टेबल है जहाँ पे सिर्फ वन प्रोडक्ट बनाया जाए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।